द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, आज तक इन्फोसिस जब लिस्ट हुआ, ये 95 की बात है, उससे लेकर इन्फोसिस बनेगा ये भी कोई श्योरिटी नहीं थी, इस बात की कोई निश्चितता नहीं थी। तो खैर जो भी है, आज सर्वप्रथम दो बातों में चर्चा करेंगे। एक तो चर्चा करेंगे कि जो बाज़ार में टीवी पर अखबारों में जो बातें आती हैं बाज़ार की ट्रेंड के बारे में, वो कितनी सही हैं कितनी गलत हैं। चाइना के बारे में कहा जाता है, मेटल के बारे में कहा जाता है, वो कितना गलत है कितना सही है, इस पर भी चर्चा करेंगे। दूसरी चर्चा करेंगे कि दूसरा इन्फोसिस वास्तव में कौन सा पैदा हो रहा है, बन रहा है, ऐसा कौन सा शेयर है जो इन्फोसिस बनेगा, वो भी आपको बताएंगे, डिटेल में बताएंगे, कारण बताएंगे और लॉजिक्स बताएंगे, रीजंस बताएंगे। तो आप देखिए कि जब बाजार गिर जाता है तो कहते हैं इसमें एफआई बेच रहे हैं और ये चाइना में लगा रहे हैं। अरे 2-4-5 हज़ार रुपये रोज़ का माल बेच भी देंगे। 22 सेशन होते हैं एक महीने में, ज़्यादा से ज़्यादा 22 या 20-22 सेशन में लाख रुपए 80,000 रुपये का, करोड़ का माल बेचकर क्या चाइना में लगाएंगे? चाइना में कोई स्कोप ही नहीं है अभी तक वो 2-3 महीने में तो वो पैकेज फाइनल नहीं हो पाया। उस पैकेज का फाइनल जो डिटेल एलोकेशन है वो फाइनल नहीं हुआ है। और ज़रा सी बात आती है कि साहब ट्रंप साहब जीतेंगे तो चाइना एलोकेशन ज़्यादा करेगा, ये कहा जाता है, और ज़्यादा करेगा तो मेटल को फ़ायदा। अरे भाई, मेटल को क्यों होगा, औरों को क्यों नहीं फ़ायदा होगा? मेटल में इतनी इन्वेंट्री भरी पड़ी है रियल्टी के अंदर चाइना में कि वो इन्वेंट्री पैकेज आने के बाद में वो एंट्री बिक जाए, वो जो इन्वेंट्री बिक जाए, वो ही बहुत बड़ी गनीमत है। नए तो छोड़ो, आप पेंडा गले में फांसी आ रही है उनके। तो ऐसी सूरत में, और इंडिया का जो मेटल सेक्टर है, इसमें कितनी तो तेज़ी आ जाएगी इमीडिएटली। पैकेज आया, लागू हुआ, किस पर होगा, कितना होगा, किस सेक्टर को कितना मिलेगा, उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, किस तरह लोकेट किया जाएगा, कुछ भी मालूम नहीं है। और ठोक रहे हैं लो मेटल के शेयर। 85% प्रॉफिट घट के आया JSW स्टील का, जो पहला स्टील कंपनी का रिजल्ट आया है। और ज़रा सी लो मेटल फिर बढ़ता क्यों नहीं? लो तो फिर तुम्हारी असर क्या हो रहा है तुम्हारे किस? कोई आता है IT सेक्टर के अंदर, अब हम न्यूट्रल पे आ गए, पहले हम ओवर वेट होते, अब हम न्यूट्रल पे आ गए। अरे भाई, 3 दिन में क्या ऐसी बदल गई सारी चीज़ें, तुम ओवर वेट हो गए, हो गए, ये हो गए, वो हो गए, मतलब। तो ये सब बातें ट्रेडर्स के लिए हो सकती हैं। बेचना खरीदना, पहले ऊंचे रेटों में बेच दिया, फिर नीचे रेटों में खरीद ले जाएंगे, ये अफवाहें फैला करके। आज IT सेक्टर 1100 पॉइंट तेज है, मतलब IT का जो इंडेक्स है 1100 पॉइंट तेज है। और मेरे को एक आदमी ने तो गालियाँ निकाली हैं इस बात पर कि IT करके लुटवा दिया हमको, जिसको मैंने बैन किया। उस आदमी को बड़ी बदतमीजी से बोल लिखा था उसने मैसेज में। तो ये सब, और मेरा जो चैनल है वो इन्वेस्टमेंट के लिए, मेरा इन्वेस्टमेंट के चैनल है। ट्रेडर्स हैं, F&O है, इनके लिए मेरे चैनल पर कोई स्थान नहीं है। मैं केवल फंडामेंटलिस्ट हूँ, फंडामेंटल की बात करता हूँ। ये बात ज़रूर है कि मार्केट कंडीशन को लिंक करके चलता हूँ मैं। मार्केट का आने वाले समय में फैक्ट क्या रहेगा, ये भी एक फंडामेंटल है, उसको भी एनालाइज करना जरूरी होता है, क्योंकि ट्यून ऑफ द मार्केट के अनुसार ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयरों के भी रेट तय होते हैं, मतलब। अदरवाइज अगर मार्केट कमजोर है तो फंडामेंटल शेयर ठीक है बढ़ सकते हैं, लेकिन उतने नहीं बढ़ेंगे जितने बढ़ते आए, मतलब। तो ये सारी चीज़ें हैं मेरी, और मैं कोई बहकावे में नहीं आने वाला हूँ। कोई चाइना वाइना में कोई नहीं जा रहा। 1-2 लाख उनके पास पैसे की कमी है क्या, मतलब लगाना होगा तो। और 17 लाख करोड़ रुपए का टोटल इन्वेस्टमेंट है FIs का इंडिया में, इक्विटीज़ में। ले जाओ अपने को, इंडियंस के पास ये इतना पैसा है, वो खरीद लेंगे, बाजार को झेल लेंगे, कोई खास बात नहीं। और बेच सकते हैं क्या? अगर आज FIs 6 करोड़ रुपए का माल अभी तक, उन्होंने 6.5 करोड़ का माल अभी तक बेचा है पिछले 5 सालों में। 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख करोड़ रुपए साल का माल बेच भी देंगे, 2.5 लाख करोड़ का बेच भी देंगे, तो क्या फ़र्क पड़ता है? इंडियंस लगा रहे हैं 6 लाख करोड़ रुपए साल। ये बात ज़रूर है कि गवर्नमेंट पॉलिसी के फ्रेमवर्क पे ध्यान रखना चाहिए। पॉलिसी पैरालिसिस तो नहीं आ गया जैसे यूपीए गवर्नमेंट में आ गया था।
गवर्नमेंट का फोकस एरिया कौन सा है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में चेंजेस तो कोई नहीं आ रहे हैं जो कि इंडस्ट्री को एडवर्स इफेक्ट करेंगे या पॉजिटिव इफेक्ट करेंगे। नेगेटिव पॉजिटिविटी का ध्यान रखना चाहिए। कमोडिटी शेयरों के अंदर मतलब कमोडिटी की तेज़ी का मतलब रॉ मटेरियल तेज़ नहीं हो गया, जैसे नेचुरल रबड़ तेज हो गया, टायर शेयरों का प्रॉफिट गिर गया, तो ये सब साइकिल तो चलेगी, ये रोटेशन सेक्टर रोटेशन चलेगा। केमिकल सेक्टर में भी यही प्रॉब्लम है, कभी फिनिश गुड्स की प्राइसेस गिर जाती हैं, कभी रॉ मटेरियल तेज हो जाता है। यूपीएल जैसा शेयर घाटे में चल रहा है, बताइए आप, जो दुनिया की 5th लार्जेस्ट एग्रोकेमिकल कंपनी है, दैट इज गोइंग इनटू लॉसेस ड्यू टू द कमोडिटी स्कफल, ड्यू टू द स्कफल इन द कमोडिटी प्राइसेस। कभी फिनिश गुड्स की प्राइसेस गिरती हैं, कभी रॉ मटेरियल महंगा हो जाता है, तो उन सब का तो ध्यान रखना होगा। लेकिन स्टील के शेयरों में मेरा आपसे सुझाव यही है कि इनसे दूर रहें। ये डेली रिकमेंड करते हैं लेकिन ये बढ़ते क्यों नहीं, मतलब, और इनका प्रॉफिट क्यों नहीं आ रहा फिर जब रिकमेंड करें। अच्छा, फिर वन पेड अप शेयर JSW का, जिसकी 1 रुपये की ईपीएस आई है, वो क्या हो जाएगी मुझे आप बताओ। और स्टील सेक्टर का पी रेशो क्या हो आज, और प्राइस है स्टील सेक्टर। टाटा स्टील में लॉस आ रहे हैं, जिंदल स्टील का प्रॉफिट भी झड़ गया, बिल्कुल ख़त्म है, स्टील अथॉरिटी घाटे में आ रही है, तो क्या होना है उसमें। ध्यान उन शेयरों पे दीजिए जिनमें ज़बरदस्त पोटेंशियल है, गवर्नमेंट पॉलिसी फेवर कर रही है, जिनके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी है, हाई टेक्नोलॉजी एरियाज। ये मैं काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ, काफ़ी दे चुका हूँ, बना के आप लोगों को, बहुत रात दिन मेहनत करके भाई आप लोगों का भला हो, इस रिटेल इन्वेस्टर को फायदा होना चाहिए। तो अब ये तो बात ये रही। अब दूसरी बात हम करते हैं कि एक इन्फोसिस दूसरा पैदा हो गया है, एक दूसरा इन्फोसिस पैदा हो गया है। मैंने वीडियो बनाया था कि इस सेक्टर में 6 से 7 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट अगले 4-5 सालों के अंदर होगा। मतलब सरकार का ज़बरदस्त फोकस है। मोदी जी रशिया गए तो भी उन्होंने यही कहा कि हम 0 एमिशन करेंगे 1945 तक, 0 या 25% कर देंगे एमिशन को घटा करके। हमारा मैक्सिमम जो स्टेट है वो ग्रीन एनर्जी पर है, तो 6-7 लाख का तो भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो जाए। हर दूसरी तीसरी छत पर आपको सोलर पैनल लगे हुए नजर आएंगे, हर खेत के ऊपर सोलर पैनल नजर आएंगे, हर होटल और हर कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग पर, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग पर सोलर पैनल लगे हुए आएंगे। इवन पार्किंग के ऊपर भी सोलर पैनल लगेंगे अगर वहाँ धूप आती है तो। राजस्थान के अंदर जितना, कच्छ के रण में जितना खाली पड़ा एरिया है जिस पर घास की पत्ती पैदा नहीं होती है, उसके ऊपर भी आपको सोलर पैनल लगे पड़ेंगे। अगर हमको धुआं से मुक्ति पानी है, पॉल्यूशन से मुक्ति पानी है, मानव को बचाना है बीमारियों से, तो बट नेचुरल ग्रीन एनर्जी पे जाना पड़ेगा। इसीलिए इतना बड़ा खर्चा कर रहे हैं, फिर सस्ती पड़ती है, बिकॉज द रॉ मटेरियल कॉस्ट इज 0। मुझे तो यही चिंता थी जब मैं 7th 8th 6th 7th क्लास में पढ़ता था, जब गुरुजी हमें पढ़ाया करते थे कि भाई कोयला तो अगले 34 सालों में ख़त्म हो जाएगा, इतना ही कोयला है, तो चलो वो ख़त्म नहीं हुआ, नई माइंस मिल गई, नए देशों में मिल गई, आखिर कब तक। और कोयला निकालने से जो खड्डे पड़ेंगे ज़मीन में, वो क्या होगा, वो जो कैविटीज़ पैदा होंगी ज़मीन में, थोत पैदा होगी। आज जमशेदपुर की ज़मीन जो है, छत्तीसगढ़ की जो ज़मीनें हैं, वहाँ आदमी खड़े हैं, वो आदमी कब ज़मीन में धंस जाए कोई पता नहीं। तो ये तो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो रहा है। ज़मीन सारी पोली हो गई, मतलब छत्तीसगढ़ की, झारखंड की, और आप ये देखिए उड़ीसा की ज़मीनें पोली होती जा रही हैं। अच्छा, ज़मीनों के कोल माइंस में ये हुआ है, आपको पता हो, एक कोल माइन का कांड हुआ था सन 75 में, 1975 में हुआ था, जिसमें 375 आदमी माइन के अंदर ही रह गए थे, चूंकि पानी निकल गया, अंडरग्राउंड माइन थी उसमें, और उन आदमियों को निकलने का कोई मौका नहीं मिला। उनका मैं माइन का नाम भूल रहा हूँ। तो ऐसी सूरत में ये जो सोलर पैनल में जा रहे हैं हम, सोलर पावर में जा रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। इट्स ए बोन टू द ह्यूमैनिटी। और उसमें जो कंपनी आ रही हैं उनके भी 2 भाग करने पड़े होंगे। एक तो वो कंपनियां जो सोलर पावर जनरेशन के लिए कैपिटल गुड्स बना रही हैं, और एक वो कंपनियां जो सोलर पावर जनरेट कर रही हैं।
ये 2 भाग है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये रिपीटेशन नहीं है, मैं नई बात बताऊंगा आज आपको। उसके ऊपर 2 भाग हैं, तो सबसे जो लाभान्वित भाग होगा, बेनिफिशियरी होगा सबसे बड़ा, वो होगा सोलर पावर जनरेशन के लिए जो कैपिटल गुड्स बनाएगा। लाभान्वित वो भी होगा जो पावर जनरेट करेंगे, सोलर पावर जनरेट करेंगे, वो भी लाभान्वित होंगे, लेकिन ये तो सुपर बेनिफिशियरी होगा, क्योंकि ये तो रैकरिंग माल बनाते जाएंगे, बेचते जाएंगे, और उन्होंने तो जो लगा दिया बस लगा दिया, उससे आगे नहीं बढ़ सकते। वो 2 रुपये, 2.5 रुपये या 2 रुपये 60 पैसे पर यूनिट की रेट मिलेगी उनको, उसके आगे कुछ नहीं हो सकता। जितना कारखाना लगाए हर साल लेती चली जाएगी। रैकरिंग ग्रोथ आने की संभावनाएं बहुत कम है उसमें, क्योंकि प्राइस रिवीजन जब तक नहीं, और तनख्वाह तो बढ़ेगी भाई। देखिए, एम्प्लॉयज़ बहुत कम रखने पड़ेंगे, रॉ मटेरियल को 0 है, एम्प्लॉय बहुत कम रखने पड़ेंगे, लेकिन उसके बावजूद कुछ तो रखने पड़ेंगे, और कुछ की तनख्वाह में इंक्रीमेंट भी देने पड़ेंगे। गाड़ी घोड़े भी होंगे, मीटिंग्स भी होंगी कॉरपोरेट्स की, कॉरपोरेट्स फॉरेन जाके मीटिंग भी करेंगे जब पैसा आएगा तो खर्चा तो डे बाय डे बढ़ेगा। ऐसी सूरत में दोस्तों एक दूसरा इन्फोसिस पैदा हो गया है। अब आप कहोगे पावर सेक्टर में इन्फोसिस, मतलब यस, पावर सेक्टर में इन्फोसिस, एग्जैक्टली इन्फोसिस है ये पैसे की बारिश करेगा। वो कौन सा शेयर है? 2 शेयर आए थे जो कैपिटल गुड्स बनाते हैं तो 5-7 कंपनियां, लेकिन ये जो 2 कंपनियां ये शेयर है, और एक तीसरी टाटा पावर भी है। लेकिन टाटा पावर में हाइब्रिड कंपनी है, पावर बनाती भी है और सोलर मॉड्यूल भी बनाती है। लेकिन ये जो प्रीमियर एनर्जी है और वारी एनर्जी है, ये दोनों प्योरली सोलर मॉड्यूल एंड सोलर पीवी सेल्स बनाने वाली कंपनियां हैं, जिनमें कोई अडल्ट्रेशन नहीं है, कोई हाइब्रिडनेस नहीं है, कुछ नहीं है। ये सिर्फ माल बनाएंगी, बेचेंगी, प्रॉफिट कमाएंगी, बैंक में पैसा जमा करेंगी, खत्म किस्सा। शेयर होल्डर्स को जितना देना चाहेंगी दे देंगी, बाकी कंपनी में पड़ा रहेगा, खुद भी खा पी लेंगे, कुछ आराम एंजॉय करेंगे। तो अंडर दी सर्कमस्टेंसेज में उनमें भी जो ग्रीन KPI ग्रीन भी थी, छोटी सी कंपनी, फिर विल्सन वो जो है वो मतलब स्टरलाइट विल्सन भी है नहीं, और KPI ग्रीन है, विल्सन है, और ये 2 कंपनियां ये हैं 4, और एक आध कंपनी, और ये रिलायंस भी तैयार कर रहा है। रिलायंस इंडस्ट्री का प्रोडक्शन कब आएगा ये मुझे नहीं पता, उन्होंने कोई डेट भी नहीं दी है, और कितनी कैपेसिटी होगी ये भी वो डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, लेकिन आएगा, ये पक्की बात है, अगले 1 साल के अंदर अंदर आ जाएगा मेरे ख्याल से। तो ये सोना उगलेंगी ये कंपनी। और उसमें जो वारी इंडस्ट्री है ना, दैट इज लार्जेस्ट कंपनी ऑफ द वर्ल्ड टिल डेट सो फार द सोलर मॉड्यूल्स एंड सोलर PV सेल मैन्युफैक्चरिंग इज कंसर्न। दोस्तों ये मजाक मत समझिए आप, इसको टेक इट वेरी सीरियस। ये एक ऐसा, अभी भी चूक गए हैं, अभी अब मैं आपसे बताता हूँ इसकी क्या क्या होगा इसमें। मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, सॉरी, मैं इसका एनालिसिस कर रहा हूँ। इसमें क्या होगा कि इसकी देखिए जो कुछ डाटा अभी तक आए हैं, डाटा आए हैं, आदत पड़ जाती है ना, देशी भाषा वाले आदमी हम तो देखिए इस कंपनी की असेट्स हैं 30 जून 24 को 11,989 करोड़ रुपए की। रेवेन्यू, 1 क्वार्टर का रेवेन्यू 3496 करोड़ रुपए है, और उस पर प्रॉफिट आया 401 करोड़ रुपए, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 11.47% है। ये प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा बिकॉज ड्यू टू इकोनॉमी ऑफ स्केल, द लार्ज स्केल ऑपरेशंस हैं। भाई जो कुछ कॉमन खर्चे होते हैं वो तो चाहे 1,000 करोड़ के टर्नओवर की कंपनी हो, चाहे 50,000, MD तो एक ही रहना है उस कंपनी में, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एक ही रहना है, जनरल मैनेजर एक ही रहना है, ऑफिस की जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है वो एक ही रहना है जो है कि नहीं, और जो मतलब जो भी बहुत से कॉमन खर्चे हैं जो एक ही रहना है। और फिर दूसरी बात है, स्केल ऑफ ऑपरेशन में आपके पास ज़्यादा एफिशिएंट मशीनरी होगी। मार्केटिंग नेटवर्क में एक जो आपने एक ऑफिस खोल रखा है मार्केटिंग के लिए, मान लो बम्बई की कंपनी ने जयपुर में, उसमें 5 आदमी हैं, वो चाहे 10 करोड़ का माल बेचो चाहे 1 करोड़ का, उनकी तनख्वाह तो उतनी देनी। दिस इज द फर्क। तो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन कम आएगी। अच्छा देखिए, मैं आपसे बताऊँ लेटेस्ट क्वार्टर की रेवेन्यू बता देते हैं आपको, ये लगातार बढ़ती रही है। सेल जो आई है ना इसकी, 31 मार्च 22 को सेल थी 2945 करोड़ रुपए की। फिर ये सेल आई सन 23 में, FY 23 में 6860 करोड़ रुपए की।
फिर ये सेल आई 24 में 11,632 करोड़ रुपए की, यानी करीब करीब 80-90% से इस कंपनी ने ग्रो किया है। और इसका प्रॉफिट, और इस साल एक क्वार्टर में 3496 करोड़ यानी 3500 करोड़ रुपए की सेल आई है, 401 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया है। उस हिसाब से इस कंपनी की EPS 401 ही मान लें, यानी 1600 करोड़ का ही प्रॉफिट मान लें, हालांकि ज़्यादा आएगा वो प्रॉफिट, करीब 1900 करोड़ का प्रॉफिट होना चाहिए। तो 1600 करोड़ मानते हैं, 56 रुपये की EPS आती है, 287 करोड़ की इक्विटी इस कंपनी की, 10 पेड ऑफ शेयर है। तो 56 रुपये की EPS इन दी वेरी फर्स्ट ईयर आती है। मैं इसको 60 रुपीज़ मानता हूँ, क्योंकि कुछ तो बढ़ेगा अभी प्रॉफिट उसको। तो आज की तारीख में अच्छा, अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनका 12-13% आएगा अगले साल। इस साल हो सकता है 12%, 11.5% की रहे, लेकिन साल। दूसरी बात है, इनका उड़ीसा के अंदर अभी 12,000 टन की कैपेसिटी है। एक अमेरिका में प्रोजेक्ट इनका प्रोडक्शन में आने वाला है सोलर पैनल्स का, और एक 6,000 टन का नहीं 6,000 मेगावाट का 6,000 मेगावाट सोलर पावर का प्लांट जो है उड़ीसा में भी अगले, मैं समझता हूँ 15 महीने के अंदर अंदर प्रोडक्शन में आ जाए। तो इस तरह से करके इनकी 23-24 हज़ार मेगावाट की कैपेसिटी हो जाएगी, विच इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। मोस्ट इकोनॉमिक ऑपरेशंस हैं। फिर ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी करने जा रहे हैं। तो उस हिसाब से इनकी जो अर्निंग है सन 27 की, FY 27 की EPS 160-65 रुपये से कम नहीं होगा। फॉरवर्डिंग, ये मेरा एस्टिमेट है, मतलब हो सकता है गलत भी हो, सही भी हो, कोई पता नहीं, लेकिन एस्टिमेशन है। बड़ी बड़ी जो ये कंपनियां हैं, जो ब्रोकरेज फर्म है, ये भी तो छापती हैं रिपोर्ट। तो मेरा जो आईना है, मेरा जो कैलकुलेशन है, वो भी गलत नहीं जाएगा, मैं जहाँ तक समझता हूँ। आई एम फुल्ली कॉन्फिडेंट, लेकिन फिर भी एस्टिमेट है, आप इसको कंफर्म ना माने। और 160 पे चूंकि कंपनी 100% से ग्रो कर रही है, आप इसकी ग्रोथ 60-70% मान लीजिए, तो भी 70% से ग्रो करने वाली कंपनी का 70 से कम पी रेशो नहीं हो सकता। तो 70 का पी रेशो मानो और 160 से मल्टीप्लाई करो, 70 इंटू 160, इस शेयर की रेट 11,200 रुपये आती है सन 27 में, FY 27 में। कोई टीवी, आई वॉज द ओनली मैन टू एनालाइज दिस शेयर, टू गिव द डिटेल्ड स्ट्रेटजी ऑन द शेयर, और मैंने खरीदे, मेरे पास हैं ये शेयर, बेचूंगा नहीं मैं। ये मुझे दुख है कि मैं बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं खरीद पाया, ठीक ठाक ही खरीद पाए। मुझे तमन्ना तो थी, लेकिन लिक्विडिटी टाइट है। तो ऐसी सूरत में दोस्तों अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है मेरे ख्याल से। तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेना इस बारे में, ही व्हाट ही से, सारे कैलकुलेशन करवाना उनसे। चित्तौड़गढ़.com पर सारे डेटाज अवेलेबल हैं, और दिलीप दावड़ा की सब कुछ वो काफ़ी डिटेल में लिखा है। और कंपनी का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, मिस्टर क्या नाम उनका, शुक्ला या कुछ ऐसा है, वो नाम मैं भूल गया, उनका बहुत लंबा चौड़ा स्टेटमेंट है गूगल के ऊपर ही। आप पढ़ लेना, निकाल के खुद भी पढ़ो आप, मैंने भी पढ़ा है उसको। उन सबसे ही कैलकुलेशन किया, और मेरे को सपना थोड़ी आता है यार, मतलब। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस दोस्तों, आज 3500 का शेयर अगर 1.5-2 साल में 11,000 हो जाए, ज़्यादा ही होगा 11 से, मैं आपसे बता रहा हूँ। तो क्या इन्फोसिस नहीं है ये? और देता रहेगा, अगले 10 साल चलेगा ये काम, कम से कम 30-40% से ग्रो कर जाएगा, 25% से ग्रो कर जाएगा आगे चल के, तो भी देता रहेगा ना ये पैसा। तो इट इज़ अनदर इन्फोसिस इन दी ऑफिंग। और मैं समझता हूँ इस शेयर को हाथ से, जो खरीदने की तो मुझे नहीं पता, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करो। बाकी जो अलॉटीज हैं जिन्होंने खरीदा है, दोस्तों हिम्मत करके रोक लो इसको, फल पाओ। ट्रेडिंग मत करना इसमें, बेच मत देना कि साहब मैं अभी चढ़ गया है, अब ये टूटेगा मैं खरीद लूँगा, ऐसा कुछ लालच मत करना इसमें। ये 2-4-5-10 हज़ार रुपये की कमाई जो है बहुत महंगी पड़ती है, इसलिए इसमें ऐसा कुछ भी ना करें, मेरी आप लोगों से निवेदन है। बाकी आज मेरा वीडियो पूरा देखें, मैं भूल जाता हूँ कहना, शुरू में कहनी चाहिए बात, वीडियो शुरू करते समय कहनी चाहिए। मैं जो देर से कही कोई बात नहीं, लेकिन अब आप इसको पूरा वीडियो देखें। और दोस्तों पूरी गंभीरता से मेरी बातों में मनन करना, आप चिंतन करना, मंथन करना। You will get the beautiful fruits, very tasty fruits you will enjoy. ऐसे मैं तो एंजॉय करूँगा, मैंने डिसाइडेड, चाहे पैसा डूब जाए कोई चिंता नहीं। कितना सा डूबेगा, 10-20-30 लाख रुपये क्या माने रखता है, 50 लाख रुपये क्या माने रखता है।
और डूबेगा कैसे, मतलब इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है, इतनी बड़ी डिमांड है प्रोडक्ट की, हाथों हाथ माल बिक रहा है, कोई खास बात नहीं। तो मेरा तो ये है, कुछ मैंने दिल का साफ आदमी हूँ, मैं नाटकबाजी में, लीपा पोती में, दिखावे में मेरा कोई फेथ नहीं। आई एम डाउन टू अर्थ मैन, आई एम एंड वट एवर आई से इन ए स्ट्रेट वे। लीपा पोती से, चुपड़ा चुपड़ी से मैं कोई काम नहीं करता। तो आज का वीडियो यहीं रहने देते हैं। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।